ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। अच्छा, ये चीज़ सुनते सुनते आप लोग भी थक गए होंगे कि सर जी यही चीज़ बार बार कहते रहते हैं। चलिए भाई, क्या है, आदत बन गई है। हाँ, तो ये वीडियो हमारा 12वीं कक्षा के लिए होगा और सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें से कूलम्ब्स लॉ चल रहा है। अब कूलम्ब्स लॉ में हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया और आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। देखिए, कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उन्होंने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया। उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। कूलम्ब के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग 11वीं कक्षा में चलते हैं और यहाँ हमारा एक था टॉपिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें से आप लोग को पढ़ाया गया होगा किन्हीं दो पदार्थी कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन दो पदार्थिक कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ M1 हो गया, यहाँ M2 हो गया, बीच की दूरी R हो गया। तो अब क्या होगा भैया, यहाँ से F अनुक्रमानुपाती M1 M2 होगा और F व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? R²। दोनों मिलाते थे M1 M2 बाई R²। और इसके बाद F इक्वल कैपिटल G M1 M2 बाई क्या मिलता था? R² मिलता था। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच, एक बार पुनः, कूलम्ब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रतिपादन किया और उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो आइए, सबसे पहला चीज, दो हमारे पास स्थिर आवेश होगा। स्थिर आवेश काहे होगा? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आवेश क्या होते? स्थिर होते हैं। तो यहाँ से दो चार्ज हो गए, ठीक है ना। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना? स्मॉल r है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा कि आवेश हैं, चुंबक होता तो कौन सा बल लगता? चुंबकीय बल लगता। अब बात ये रहा कि चुंबक में भी दो प्रकार के बल लगते हैं, प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी, मतलब रिपल और अट्रैक्शन। रिपल इक्वल जब पोल होते हैं तो रिपल करते हैं और जब अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम प्रोसेस, इक्वल नेचर के होंगे तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे और इनइक्वल अगर होंगे इनके नेचर तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट इनके नेचर के बारे में हमें कोई पता नहीं है। जब नहीं पता है तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है इनके नेचर के ऊपर। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होता है, उन्होंने कहा था कूलम्ब के नियम के कूलम्ब ने कहा था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल आवेशों के कारण कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल लगता है ना। और वो आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन स्थिर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलम्ब के नियमानुसार लगने वाला वैद्युत बल। आइए, पहला चीज क्या होगा? उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती।
ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब दोनों संबंधों को आप मिला दीजिए, दोनों संबंधों को मिलाने पर आइए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज F इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। बल है तो बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। अब एक एक लोगों से परिचय करा देते हैं। Q1 Q2 चार्ज हैं, R उन चार्जों के बीच की दूरी है, 4 आप जानते हैं 4 एक नंबर है, पाई का मान 3.14, इसे हम y/7 भी लिखते हैं। इप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम ही ना हो, और के माध्यम का, के क्या आपका माध्यम का परावैद्युतांक है, लिख लीजिएगा। जहाँ 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के में इप्सिलॉन 0, अब देखिए इप्सिलॉन 0 को कहीं कहीं इप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं, सही है, चाहे इप्सिलॉन नॉट पढ़िए चाहे इप्सिलॉन 0 पढ़िए, बात इक्वल है, ठीक है ना। तो इप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, के माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। इतना होने के बाद अब आइएगा, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए के इक्वल 1 कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद आप लोग क्या पाएंगे F इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, बल है तो बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन ही होता है। इसके बाद 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। तब यह बराबर आपको मिलेगा 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, न्यूटन लगा देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इतना आप लोग नोट करके एक बार मैं पुनः समझा भी दे रहा हूँ। हमने क्या कहा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों संबंधों को मिला लीजिए, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पाएंगे, F इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बात निर्वात के लिए के इक्वल कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद F इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तब F इक्वल 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मतलब आपके पास कभी न्यूमेरिकल आएगा तो आप यही वैल्यू, ठीक है ना, मतलब यही चीज़ आप रखेंगे। लेकिन हाँ, ये तब होगा जब हमारे आवेश वायु अथवा निर्वात में होंगे। लेकिन अगर इन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे तब के भी वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे, और के एक नियतांक होगा और उसका मान दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना नोट हो गया ना। अब हमारी बात होगी इप्सिलॉन 0 का मान निकालना। तो डालेंगे हेडिंग आप लोग, इप्सिलॉन 0 का मान। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है इप्सिलॉन 0 का मान, हेडिंग आप लोग डालेंगे इप्सिलॉन 0 का मान, वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन 0 का मान हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इप्सिलॉन 0 का मान 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन × मीटर। तो एक एक करके पहले हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके मात्रक को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बीमा का नंबर होगा। तो आइए चलते हैं। चूँकि हम जानते हैं वी नो डैट 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इक्वल 9 × 10⁹ इतना तो समझ में आपको आता ही होगा, इतना तो मैंने लिखा था ना। अब यहाँ से तब इप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो इप्सिलॉन 0 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबको इधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा 1/4 पाई मतलब 3.14 और गुणे 9 × 10 के पावर 9 और बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इतना समझ में आपको आया। अब इसके बाद क्या होगा, 2 दशमलव कटेगा तो ऊपर क्या शून्य बढ़ेगा, 2 शून्य बढ़ेगा।
इतना हो गया। और अब बचा 100/9 चौक कितना हो जाएगा 36 और गुणे 314 और ऊपर जाएगा तो प्लस है, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और अब इसे आप अगर हल करेंगे तो 2 पॉजिटिव है और 9 निगेटिव है, तो 10 द पावर कितना होगा -7/36 गुणे 314। इसे आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 गुना लिख सकते हैं, 1/34 इंटू 314। आप इसका गुणा उड़ा करेंगे, हल करेंगे तो आप पाएंगे 8.85 10 द पावर -12 पाएंगे। ना कर पाइएगा तो मुझे आप बताइएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है ना भाई। गुणा करना है, इसमें इसका गुणा कर लीजिए और एक का भाग कर दीजिए और उसके बाद में इस चीज़ इतना पा जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 8.85 10 द पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अगला काम आता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं विमीय सूत्र। अब यहाँ से क्या है, चूंकि हम जानते हैं F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। किसका निकालना है, एप्सिलॉन 0 का, तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए। एप्सिलॉन 0 4 पाई का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि मात्रक 4 पाई का नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म है। और इसके बाद में Q1 Q2 क्या बचेगा r², अर्थात एप्सिलॉन 0 का मात्रक बराबर होगा क्या, Q1 Q2 का मात्रक, Q1 Q2 का मात्रक और F का मात्रक गुणे r² का मात्रक। अब Q1 Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे, और इसके बाद क्या है F का मात्रक, F का मतलब क्या होगा न्यूटन, और r² का मतलब कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे कितना हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो सीजीएस पद्धति में हो गया, इसको हम लोग अब क्या कर लेते हैं एमकेएस में करेंगे, तब इसका बीमा निकलेगा। अब Q बराबर क्या होता है IT होता है, IT मतलब धारा है, धारा का मतलब कितना होगा एम्पियर होगा, और समय का मतलब कितना होगा सेकंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कूलाम कहते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर है तो हो जाए कितना एम्पियर गुणे सेकंड, स्क्वायर के नाते हमने स्क्वायर लगा दिया, बाय न्यूटन आया है। तो न्यूटन का मतलब बल होता है, बल का मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का मतलब होगा किलोग्राम, और त्वरण का मतलब होगा मीटर, और सेकंड पर -2 होगा, ये हो गया। और गुणे दूरी है तो दूरी का मतलब मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो गया। हल करेंगे थोड़ा सा तो आप पाएंगे एम्पियर और सेकंड पर 2 बाई कोई किलोग्राम 1 किलोग्राम, मीटर 2 बार तो 3 टाइम, और सेकंड पर -2, सबको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा क्या एम्पियर गुणे सेकंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम पर इनवर्स, मीटर क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर पावर -3 होगा, और सेकंड पर पावर कितना होगा +2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा किलोग्राम लिख देते हैं पहले, किलोग्राम, केजी का मतलब क्या होता है किलोग्राम पर इनवर्स, और उसके बाद मीटर खोज लो, मीटर पर -3, मीटर पर -3, और सेकंड पर 2 to 4 हो जाएगा, सेकंड पर पावर हो जाएगा 4, और उसके बाद एम्पियर पर कितना हो जाएगा इनवर्स। इस प्रकार से हमने इसका मात्रा निकाल लिया। अब बीमा निकाल लेते हैं, किलोग्राम देखिए MLT ये यहाँ यूज होगा, थीटा अभी नहीं यूज होगा, M फॉर मास,
L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर एम्पियर। तो M मतलब M पर इनवर्स, L पर -3, T पर पावर 4 और A पर क्या होगा इनवर्स। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या निकाल लिया भैया, बीमा भी निकाल लिया। और इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे भैया, नोट कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ त्रुटि हुआ है, देखिएगा एम्पियर स्क्वायर है, तो यहाँ भी एम्पियर स्क्वायर होगा और यहाँ भी एम्पियर स्क्वायर होगा। इनवर्स लिख दिया भाई, इनवर्स का है रहेगा यहाँ, एम्पियर स्क्वायर सॉरी पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अंश में है ही ना, हर वाले को अंश में लाएंगे तो निगेटिव होगा। अरे भाई एक बार पुनः समझ लीजिए, जैसे क्या है f बराबर इतना होता है और एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है तो इधर जाएगा, ये इधर आएगा। और f का मात्रक q r स्क्वायर का मात्रक q1 q2 का मात्रक, तो q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो स्क्वायर दोनों बार गुणा करेंगे स्क्वायर होगा, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर है ना इसलिए। कूलाम मतलब q बराबर IT, एम्पियर गुणे सेकेंड, ये तो हो गया सीजीएस में पूरा। अब इसको एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कूलाम का मतलब एम्पियर गुणे सेकेंड, स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर होगा। न्यूटन का मतलब MA, M का मतलब किलोग्राम, A का मतलब मीटर सेकंड पर -2 और मीटर तो मीटर पर स्क्वायर ही होगा। और इसके बाद सबको मैंने समेट लिया, ये चीज़ लिया। अब एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रहने दिया, किलोग्राम पर इनवर्स, मीटर पर -3, सेकंड पर +2 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने, ठीक है ना, पहले सिस्टम से किलोग्राम पहले, मीटर उसके बाद, इसके बाद सेकंड 2 2 4 हो जाएगा और एम्पियर पर कितना होगा +2 होगा, ठीक है ना। और m पर इनवर्स, L पर -3, T⁴ A स्क्वायर हमारा हो गया बीमा, नोट कर लीजिएगा। कूलाम के नियम पर एक सवाल है, लिख लीजिएगा। 3 माइक्रो कूलाम तथा 2 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश वायु में रखे हैं। यदि इनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर हो तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमने कहा कि 3 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं, तो एक मान लिया Q1 कितना दे दिया गया, 3 माइक्रो कूलाम। 3 माइक्रो कूलाम, माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ से क्या होगा 2 माइक्रो हटेगा, ये चीज़ आएगा। बीच की दूरी R दे दिया गया, कितना 3 मिलीमीटर, 3 mm। अब हो जाएगा क्या, हमें निकालना है बल की गणना करना है और ये भी बताना है कि बल की प्रकृति भी बताओ, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की प्रकृति, और हमें क्या करना है बल की गणना करना है। तो ध्यान दीजिएगा Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, तो इसकी प्रकृति प्रतिकर्षण का होगा। कैसा होगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल होगा। अब प्रकृति ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई क्या हो गया R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 9 × 10⁹ Q1 कितना है 3 × 10⁻⁻6, Q2 2 × 10⁻⁻6 R स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर हटेगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻3। अब यहाँ से 3 × 10⁻⁻3 का स्क्वायर मैंने कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। F = 9 × 3 × 2, ये हो गया, घात 6 6 12, 10⁻9 10⁻⁻12 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 -6, इस 9 से 9 क्या हो गया आपका कैंसिल। यह बराबर आप पा गए 3 दूना 6 और हल करेंगे -6, ऊपर जाएगा तो +6 और 9 6 कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा और -12, तो यह बराबर 6, 15 में से 12 गया 3, अर्थात लगने वाला जो बल होगा वो 6 × 10⁻³ होगा, अर्थात 6000 न्यूटन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भैया। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो कूलाम के नियम का सदिश रूप होगा, जो कि कल होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।